पठारों के बारे में। तो पठार दो प्रकार के हम लोगों ने देखे थे। एक कौन था? उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। और कौन से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या बताया आप लोगों ने? गिरिपद है, अंतरा पर्वतीय है, महाद्वीपीय पठार है और एक ज्वालामुखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में देखे। आज हम लोग आगे का भी देख लेते हैं, जिससे हम लोगों का पूरा टास्क पूरा हो जाए आज का। कि लोग अपवर्तन चक्र के आधार पर जो है कितने प्रकार के, ये देखा था 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कौन कौन से प्रकार है? 4। तरुण है, पूर्ण है और चौथा क्या है? वेरी गुड। चलिए, तो किसने क्लासिफिकेशन किया है? लोबेक मॉडल। चलिए थोड़ा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। चलिए, लोबेक महोदय के अनुसार, वही आप लोगों को हेडिंग हो दिया, अपवर्तन चक्र के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। इसमें ही लिखिए, लोबेक महोदय के अनुसार अपवर्तन चक्र आधार पठारों का वर्गीकरण। ये आपका हो जाएगा अपवर्तन चक्र के आधार पर। तो लोबेक महोदय के अनुसार आप लोग कुछ काम कर लीजिए, तो आप लोग का भी नाम ऐसे ही हो जाएगा, है ना? आपके अनुसार है। अभी तक तो फालतू की चीजों में नाम आता है सबका, इन्होंने इनके अनुसार ये ऐसा होता है। ठीक है, तो लोबेक महोदय के अनुसार, या लोबेक महोदय ने जो भी लिख लिए हो के अनुसार लिखे हैं, तो लिख लीजिएगा कि अपवर्तन की अवस्थाएं। और अगर ये लिख रहे हैं लोबेक ने अपवर्तन की अवस्था के आधार पर पठारों को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। चार भागों में बांटा है। देखिए, पहला तरुण पठार। इस प्रकार के पठार पर अपवर्तन की क्रिया, तरुण पठार लिखेंगे बेटा, तरुण पठार इसमें लिखेंगे। इस प्रकार के पठार पर अपवर्तन की क्रिया, इस प्रकार के पठार पर अपवर्तन की क्रिया काफी तीव्र गति से, काफी सक्रिय, ऐसे भी कह सकते हैं। अपवर्तन की क्रिया काफी सक्रिय या तीव्र गति भी लिख सकते हैं, सक्रिय तथा चट्टानों की संरचना, अपवर्तन की क्रिया इसमें तीव्र होती है, ज्यादा होती है, तथा चट्टानों की संरचना क्षैतिज होती है। चट्टानों की संरचना क्षैतिज होती है। नदियां निम्न कटाव द्वारा गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। इसके तरुण पठार के उदाहरण, या इसके उदाहरण कोलोरेडो,
तथा इदाहो, इदाहो ये यूएसए में पढ़ते हैं, इदाहो के पठार हैं, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यूएस में पढ़ते हैं। ईमानदारी से अगर पठार वगैरह लिखे क्या है, ये जीवन के ऐसे अधीन हिस्से हैं पठार वगैरह कि कहीं न कहीं बहुत सारे कंट्री पठारों पर स्थित है, तो पूछ लेता है कि कौन सा पठार पे कौन सा कंट्री स्थित है। तो या कोई पठारी क्षेत्र होता है काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें उत्पादन के लिए मतलब फेमस होता है, तो इस नाते इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं। मैदान से जैसे क्वेश्चन बनते हैं, पठार से भी बनते हैं, पर्वतों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसका समझने के लिए ज़्यादा आसान आपके लिए रहेगा कि मैप में आप पठारों को एक बार देखें। ये बिना देखे आपको पठार आपको समझ में नहीं आ पाएगा। कोई भी पर्वत होती है, आप आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, कल मतलब कुछ महीनों के उपरांत भूल जाएगा आपका सियरा नेवादा कहाँ था। तो आप ढूंढना शुरू करेंगे एशिया महाद्वीप से, और अफ्रीका महाद्वीप अंटार्कटिका में कुछ लोग भी ढूंढने लगेंगे। जब दिमाग में नहीं रहेगा, वो स्किप करता है, सभी से करता है, किसी से थोड़ा ज़्यादा करता है, किसी से कम। तो जब दो एक बार देख लेंगे तो काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कुछ है कि आपको कंफ्यूज करेंगे, तो मैप जरूर देखा करें। अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैप आपके पास होना चाहिए, आपके हृदय कान में होना चाहिए। जैसे आप सोते बैठते कहीं सोते बैठते होंगे ज़रूर, अगर संभव स्थिति हो तो अपने आसपास की दीवारों में चस्पा कर लें आप लोग, मैप वगैरह फिजिकल पॉलिटिकल साथ में रखें, है ना। जो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं तो हॉस्टल्स में जब रहते हैं वो मतलब कमरे लेके किराए पे, तो छोटे छोटे कमरे मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे सर, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे बेड निकाला, बेड के बाद बस थोड़ी सी जगह आगे बची, तो थोड़ी सी जगह जैसे मैं यहाँ पे हूँ, सामने की जो जगह है इस दीवार पे कुछ चस्पा कर लेते हैं, कुछ इस दीवार पे चस्पा कर लेते हैं, कुछ लोगों का छत नीचा होता है तो ऊपर ही चस्पा कर लेते हैं। आप लोग को मजाक लग रहा होगा, कुछ लड़के ऐसे करते हैं और वही सिलेक्शन देते हैं, ब्रश करते रहते हैं, देखते रहते हैं। मतलब कभी कभी कुछ ऐसा होता है, जैसे जब परीक्षा निकलने लगती है और उस दरमियान जब आप परफॉर्मेंस में रहते हैं तब ऐसा होता है कि मैप भी देखते रहते हैं, कुछ और चीज़ें कुछ लिख के चिस्पा कर देते हैं। तो मैप के लिए खासतौर से मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग मैप के लिए बहुत पैशनेट, बाहर जाएंगे आप, बाहर जाने से देखिए मिलता क्या है मोस्टली, वहाँ पर इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप ही जैसे सब सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन इसी में कुछ दीवाने रहते हैं उस चीज़ के, तो वो लोग मतलब मज़ा ले आते हैं, वो आपको प्रेरित कर देते हैं पढ़ने के लिए। कितना पढ़ते रहेंगे, कुछ लोग पढ़ते रहेंगे। मैं तो एक बार गया था इलाहाबाद, मैं अपने मित्र के यहाँ, मैं रहता था दिल्ली, तो काफ़ी टाइम वहाँ दिल्ली में रहा, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई इलाहाबाद में रहो, खर्चा कम पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर भी चलो एक बार रह के आते हैं। तो विचार ऐसे बना, ट्रेन पकड़ी चले आए, दोस्त कुछ रहते थे तो पहुँचे लॉज में, वहाँ लड़के ज़्यादा रहते हैं लॉज वगैरह इलाहाबाद, तो किसी लॉज में रह रहे थे, याद नहीं किस लॉज का था वो, उस लॉज में उनका एक दोस्त भी था, और दोस्त था तो हम खा पी के सोए, रात में पनीर बना, खाए वाए फिर सोए हुए। ये हुआ सब पढ़ेंगे तो पता नहीं कब हम सोए और हम लोग और कब उठे। एक जो उसका दोस्त था एकदम जैसे एज लाइक ए भूत, उसका उलिया भी था, और जैसे सो के उठे मतलब रात में देखे बैठ के पढ़ रहा है तो एकदम डर से गए। हमने कहा ये मतलब कैसी स्थिति विचित्र। अभी तो सोया था साथ में, कब उठ के पढ़ने लगा तो बताया कि 2 बजे उठ जाता है और 2 बजे पढ़ना शुरू कर देता है रात में। तो हमें लगा 12 तो बज ही गए होंगे हम लोग को सोने में खाने में, इस तरह से 11 के बाद ही का टाइम रहा होगा। तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद मेरी नींद जब खुली तो मैं देखा उसको पढ़ रहा था। उसके बाद में जब सुबह 3 ही बजा तो वाशरूम जब यूज़ करने जाते हैं लोग, तो वहाँ पर देख रहा हूँ कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब इतना हाँ भी बड़ी हुई। जैसे घरों में महिलाएं कुछ करती है ना, रात में 3 बजे फेस्टिवल के समय में सफाई वफाई और तमाम सारे काम, बर्तन और घिसना मांजना धुलना खटापट शुरू हो जाता है। वहाँ भी मैंने देखा पहली बार अपनी आंखों से कि 2 ही बजे तो उसको देख लिया था, उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने उसको देखा पूरे, मतलब आपको लग रहा था कि जैसे सब सच धज के कहीं जाने वाले हैं। अभी सुबह होते होते कहीं निकलेंगे, अब सब उसी में लगे हुए हैं और उसी को देख देख के लोग प्रेरित होते हैं। यहाँ पर 7:30-8 बजे तक कोई दिक्कत ही नहीं है, जग जाएंगे रात में देर पे पढ़े। वहाँ देखने के बाद ऐसे लिखेंगे, कुछ तो ऐसे लिखेंगे, कहेंगे इसको 5 बार पढ़ लिए हैं, कोई किताब का नाम बताएंगे और आपको लगेगा कि अभी हमको इसको पढ़ने में 5 महीना लगेगा, मतलब इस किताब को पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे, वो बताएंगे 5 बार पढ़ चुके हैं। कुछ लोग NCERT कहेंगे 7-8 बार पढ़ लिए हैं, ऐसे हैं। तो वहाँ फ्रस्ट्रेट भी होंगे कुछ चीज़ों, तो ऐसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं लड़के। तो बाहर जाने का इन्वायरमेंट होता है।
तो वो लोग चश्मा किए रहते हैं, आप लोग भी चश्मा करके पढ़िए। इस प्रकार के हो गया भाई, ये कोलोरेडो हो गया और इदाहो का पठार जैसे। ठीक है दोस्तों, अब प्रौढ़ पठार के बारे में लिखते हैं। प्रौढ़ पठार, प्रौढ़ावस्था में अब देखिए तरुण होता है तो नया होता है। नया जब रहेगा तो उसमें क्या होगा, कटान भी ठीक ठाक हो जाएगी। तो इस नाते यहाँ पर मिट्टी कमजोर होती है तो आसानी से कट जाती है, अपरदन होता है और चट्टानों की संरचना क्षैतिज होती है। ये तो आपने देखा तरुण पठार की। अब थोड़ा सा जब युवा अवस्था आएगी, प्रौढ़ पठार होगा तो उबड़ खाबड़ हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रौढ़ावस्था में अपरदन द्वारा पठार की सतह, प्रौढ़ावस्था में अपरदन द्वारा पठार की सतह इतनी उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है, इतनी उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है कि इतनी असमान हो जाती है कि नुकीली चोटियों का अधिक संख्या में विस्तार हो जाता है, कि नुकीली चोटियों का अधिक संख्या में विस्तार हो जाता है। इसी आधार पर कुछ लोग प्रौढ़ पठार को पहाड़ तक कह देते हैं। प्रौढ़ पठार को पहाड़ तक कह देते हैं या पहाड़ कहते हैं, कह देते हैं। जैसे यूएसए का अपलेशियन पठार, अपलेशियन पठार, अपलेशियन पर्वतश्रेणी आप लोग पढ़े हैं, अपलेशियन पठार, यूएसए का अपलेशियन पठार। नेक्स्ट है बेटा जीर्ण पठार। अब जीर्ण होगा यानी इसकी अवस्था समाप्त हो जाएगी, तो घिस कर ये समाप्त की स्थिति में आ जाएंगे। ये होगा जीर्ण पठार में। चलिए देखते हैं, अत्यधिक अपरदन के कारण जीर्ण पठार के अंतर्गत देखिए आप, अत्यधिक अपरदन के बाद पठार के उच्चावच घिसकर प्रायः समाप्त हो जाते हैं। पठार के उच्चावच घिसकर प्रायः, यानी पठार पर जो संरचनाएं बनी होती हैं, यानी पठारी पहाड़ वगैरह जो बना होता है वो घिस करके समाप्त हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? जीर्ण। ठीक है, अत्यधिक अपरदन के बाद पठार के उच्चावच घिसकर प्रायः समाप्त हो जाते हैं तथा पठार एक पैनी प्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पैनी प्लेन, पठार एक पैनी प्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उच्चावच के अवशिष्ट भाग, उच्चावच के अवशिष्ट भाग मेसा और बुटी, मेसा और बुटी, इसी को ब्यूट भी कहते हैं, बुटी को ब्यूट कहेंगे, बुटी या ब्यूट। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि मेसा और बुटी के रूप में दिखाई देते हैं। पूछेगा मेसा और बुटी किस तरह के पठार के उदाहरण है? जीर्ण पठार के रहेंगे दोस्तों, एग्जाम पर आएगा, इसमें एग्जाम में आया है बाबा। मेसा और तथा बुटी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। नदियाँ उथली घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। नदियाँ उथली घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। उथली घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। वास्तव में मेसा
जीर्ण पठार का सर्वप्रथम लक्षण होता है, जीर्ण पठार का सर्वप्रथम लक्षण होता है जैसे मध्य राशि का पठार, मध्य राशि का पठार, ये सब असर है युवावस्था, जैसे लग रहा है वो ट्रेन चल रही है और जब एक्सीडेंट होगा तो कहाँ से कौन कौन सा पुर्जा शरीर का और कौन कौन सा गाड़ी का कहाँ रहेगा उसको सब कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, मध्य राशि का पठार। तो ऐसे ऐसे जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे परिस्थितियों में आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे युवा रहेंगे, युवा शक्तियाँ रहेंगे आपके सामने। मान लो आप कमांडिंग सर्किल ऑफिसर बना दिए गए कहीं पे, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, जो घंटे छोड़ के चलाएंगे। लोग हार्न, अभी जानते हैं बड़ी गाड़ियों में जो इस तरह के हार्न, प्रेशर हार्न वगैरह होते हैं वो प्रतिबंधित होते हैं, लेकिन प्रेशर हार्न तो लोग बाइकों में भी लगा के चलते हैं। अभी लड़का शायद प्रेशर हार्न नहीं लगाया है। चलिए, बहरहाल इन परिस्थितियों का सामना आप लोगों को करना है अधिकारी बनने के बाद। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों, पुनर्युवनति पठार। पुनर्युवनति पुनर्युवनत पठार। युवनत भी पठार कहते हैं, युवनित पठार भी कहते हैं, युवनित भी ऐसे कहते हैं। युवनित यानी कैसे रहेगा, युवनत क्या रहेगा, युवनति है वनति, वनति पठार भी आपको मिलेगा। ठीक है, पठार की जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद, पठार की जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद, इसका लिखा ना मध्य राशि का उद्गार इसका जीर्ण पठार का। ठीक है, पठार की जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद यदि पठार में पुनः उभार हो जाता है, पठार की जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद यदि पठार में पुनः उभार हो जाता है तथा उसकी ऊंचाई अधिक हो जाती है, तथा उसकी ऊंचाई अधिक हो जाती है, तो उसे पुनर्युवनित पठार युवनित पठार, पुनर्युवनित पठार कहते हैं। इसके उदाहरण यूएसए का मिसौरी पठार, इसका उदाहरण यूएसए का मिसौरी पठार तथा भारत का रांची का पाट पठार है, रांची का पाट पठार है। अब एक हेडिंग कर लो, बूटी। बूटी अभी मैंने कराया था ना, ये बूटी आपको देखा, बूटी किसे कहते हैं, ये संरचना एग्जाम में इंडिविजुअल पूछा है, तो बूटी के बारे में लिख लीजिए। अब ये किस पे होगा भाई, जीर्ण, है ना, जीर्ण पठार पर, यानी कि समाप्त हो रहा पठार, वो एक संरचना आपको दिखाई देगी, समाप्त वाली जीर्ण पठार पर दिखेगी। और ये मेसा और बूटी जो है किसकी पहचान होती है, जीर्ण पठार की पहचान होती है। किसी पठार पर जब पेनी प्लेन की स्थिति में आने वाला होता है, समतल कहने का मतलब समतल की स्थिति
प्राप्त करता है तो वहाँ पर गुटी और मेचा की संरचना मिलती है। तो गुटी को ही ड्यूट भी कहते हैं, मैंने भी आपको लिखा वहाँ पे। तो लिखिए बेटा इसमें गुटी में होता क्या, स्पष्ट में कैसा दिखाई देता है गुटी, वो जान लीजिए। अस्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाली, अस्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाली यानी दिखाई देने वाली, दृष्टिगोचर होने वाली मतलब दिखाई देने वाली, अस्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाली सपाट शिखरीय, सपाट शिखरीय, सपाट शिखरीय एक लघु पहाड़ी, सपाट शिखरीय एक लघु पहाड़ी जो प्रायः प्रतिरोधी शैल स्तरों से, जो प्रायः प्रतिरोधी शैल स्तरों से ढकी रहती है, ढकी रहती है, गुटी कहलाती है। गुटी कहलाती। अब मेषा भी थोड़ा लिख लीजिए, मेषा किसे कहते हैं। तो गुटी आप समझ गए ना क्या होता है, अस्पष्ट दृष्टिगोचर यानी दिखाई देने वाली सपाट शिखरीय एक लघु पहाड़ी होती है। सपाट जिसका शिखर होता है, छोटी पहाड़ी होती है। तो ये कहाँ का उदाहरण है, तब कैसा पठार दिखेगा, यानी समतल भूमि में एक छोटा पठार मतलब छोटी पहाड़ी जिसका शिखर सपाट होगा वो क्या कहलाती है, गुटी। मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो गुटी वही है, क्लियर है। तो गुटी। अभी लिखते हैं मेषा। मेषा क्या चीज़ है, ये इसके बारे में लिखते हैं, मेषा के बारे में। मेषा प्राचीन कठोर शैलों वाली, प्राचीन कठोर शैलों वाले, प्राचीन कठोर शैलों वाले पठारी भागों पर, प्राचीन कठोर शैलों वाले पठारी भागों पर अपर्दन की क्रिया की, प्राचीन कठोर शैलों वाले पठारी भागों पर अपर्दन की क्रिया की अधिकता के कारण, अपर्दन की क्रिया की अधिकता के कारण उनका स्वरूप विकृत हो जाता है। अपर्दन की क्रिया के कारण उनका स्वरूप विकृत हो जाता है। फिर भी कुछ स्वरूप विकृत हो जाती, बार बार अलग अलग जगहों पे कटान दिखेगी, समतल नहीं दिखाई देगा तो रूप उनका विकृत सा हो जाता है। फिर भी कुछ मेज के आकार की, फिर भी कुछ मेज के आकार की यानी सपाट जिसका शिखर हो, मेज के आकार की सपाट संरचनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। सपाट मेज के आकार की संरचनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। जिन्हें मेषा कहा जाता है, कहा जाता है। मेषा की उपस्थिति, मेषा की उपस्थिति किसी पठार के जीर्ण या वृद्ध, मेषा की उपस्थिति किसी पठार के जीर्ण या वृद्ध होने की प्रमुख पहचान है। देखिए बूटी और मेषा में अंतर क्या है। बूटी क्या होती है, बूटी एक पहाड़ी जैसी संरचना होती है, ठीक है, छोटी, जिसका शिखर सपाट होगा, मतलब छोटी पहाड़ी जिसका सपाट शिखर हो और वो क्या हो, किससे ढकी हुई हो, शैल स्तरों से ढकी हुई संरचना हो, ये होती है बूटी। और मेषा क्या होती है, बहुत ऐसी कटी पिटी संरचना पठारी क्षेत्र में हो, उसके बाद में भी कुछ कुछ ऐसी संरचनाएं हो जो समतल सपाट लिए हुए हो, ऊंचा हिस्सा जो मेज के आकार के समतल हो, वो क्या कहलाता है, मेषा। ठीक है, तो ये बूटी और मेषा के बारे में जान जो पूछा है। अभी हम लोग
इससे स्थिति पे आ गए हैं। अब कुछ पठारों के बारे में देखेंगे और उनकी लोकेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप लोग अगर मन में आएगा तो जा करके मैथ को दे करके तकलीफ दीजिएगा, और नहीं आएगा तो याद कर लीजिएगा, किसी भी तरह से दिमाग में रहना चाहिए, ठीक। तो एक तरफ लिख लीजिए पठार और दूसरी तरफ उसके बाद लिख लीजिए उनकी स्थिति कहाँ पर है वो। ओके, तो कुछ एक पठार का नाम पूछ रहा हूँ, वो आप बता दीजिए हमको, उसको लिखाएंगे नहीं क्योंकि वो आपको याद होगा। भारत के बहुत सारे ऐसे पठार है ना, जैसे छोटानागपुर पठार नाम सुने हैं, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, सब जान रहे हैं आप लोग। पामीर का पठार, तिब्बत का पठार जान ही रहे हैं आप लोग, ये तो आसान सा है। तो छोटानागपुर, प्रायद्वीपीय पठार, मेघालय का पठार, ये सब आपको पता है। तो चलिए देश विदेश की बात जानते हैं थोड़ा सा। जैसे बताइए कोलंबिया का पठार कहाँ पे है, लिखते रहेंगे बेटा, जो जिनको नहीं पता सब लोग लिखते रहो। एक तरफ पठार दूसरी तरफ देश, है ना। जिनको याद है वो ना लिखें, मर्जी आए तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद होना चाहिए। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि जो पठार है उनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। पठार के बारे में आप जान चुके हैं, तो पठार की लोकेशन पूछता है किस कंट्री में है, कूट में दे देगा और देश दे देगा। तो कूट में देगा, देश दे देगा, तो आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। कोलंबिया का पठार बेटा यूएसए, देखिए। ओजार्क का पठार यह भी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, या संयुक्त राज्य अमेरिका को कह सकते हैं। कोलंबिया का पठार, ओजार्क का पठार, ग्रेट बेसिन पठार, ये सब यूएसए के लिखा रहा हूँ। ग्रेट बेसिन पठार, ग्रेट बेसिन पठार, अगला है दोस्तों अलास्का, अलास्का ऑब्लिक यूक्रान, अलास्का ऑब्लिक यूक्रान का पठार कहाँ पे अभी यूएसए में है। ये अलास्का किसका हिस्सा था पहले, रूस का हिस्सा था, और अभी तो उसका है हिस्सा, है ना, ठीक है। तो ये वही आपकी बात हो रही है अलास्का, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो अलास्का का पठार हो गया। फिर पिडमांट का पठार, पिडमांट का पठार, पिडमांट का पठार, ये भी आपका यूएसए है। कोलोराडो का पठार, ये भी आपका यूएसए में है। तो इस तरह से 6-7 पठारों के बारे में हम लोगों ने देखा जो अपने यूएसए में है ना, अपना इसमें आप लोग देखिए, पूरा विश्व एक परिवार है, ऐसा कौन संप्रदाय मानता है, कुटुंबकम, ये मानता कौन, धर्म है कोई, में कौन मैथोलॉजी वाले मानने वाले हैं इंडिया में है, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कहते हैं वो विश्व का कल्याण हो, कौन, अरे इतने बड़े युवा लोगों की टीम और बता नहीं पाई, जो पूजा करती हो भी करती है तो उसने भी कहते विश्व का कल्याण हो, ऐसा कौन सा, अरे ये भीड़ है, अरे गायत्री परिवार भाई, गायत्री परिवार में आप देखेंगे, आर्य समाज या गायत्री परिवार में, हमने गायत्री परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पहले रात जब दिन में शाम को जो प्रेयर होती है, माता जी की आरती जब होती है उसके बाद में होता है, जब ये वो स्लोगन कहीं भी करते हैं, उनके जो भी पुजारी लोग होते हैं अगर वो पूजा करने भी जाते हैं तो जब वो करते हैं तो विश्व का कल्याण हो, प्राणी मात्र की जय, मतलब इस तरह की बात होती है। तो इसी नाते इसी आधार पर मैंने कह दिया भाई ये अपना अमेरिका, अरे मतलब है ना, चूँकि विश्व हमारा है, वही एक संप्रदाय हमको दिखाई देता है भारत में, जो अपने देश को एक करने की बात रही, विश्व को पूरा अपना परिवार मानता है।
बहुत बढ़िया धर्म है। अब इतना आश्चर्यचकित मत होइए, वो अपने सनातन धर्म की कुरीतियों विकृतियों को दूर करने वाला आर्य समाज मंदिर और गायत्री जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, क्या नाम होता है, रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शर्मा जी है ना, नहीं भाई मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक धर्म ऐसा भी है जो विश्व की कल्याण करता है। यहाँ तो लोग अपना और अपने पड़ोसियों का ही कल्याण सोच सकते हैं अधिकतम, बाकी विश्व के कल्याण की बात नहीं। पाकिस्तान की भी का उद्धार हो है, श्रीलंका भी अर्थव्यवस्था डूबने से ऊपर आ जाए, है ना। ऐसी विचारधारा कर सकता है, इतना बड़ा दिलवाला कौन हो सकता है, भारतीय हो सकता है? और किसी धर्म, दुनिया के किसी धर्म में ऐसा नहीं है। भारतीय संप्रदाय ऐसा है जो प्राणी मात्र की सुरक्षा, रक्षा और उसके विकास और उन्नति के बारे में सोचता है ना। तो हम लोग उसी देश के नागरिक हैं, तो हम लोगों का भी सोचना चाहिए। चलिए, तो इतना हम लोगों ने देखा यूएसए 6 पठार। क्या हुआ भाई? अरे एक दिन तो अभी आप लोग जब सर आए थे, एक सर बेचारे आ रहे थे, हम लोग भी बाहर खड़े थे, आप लोग तो थे ही। उन पर इतना हमलावर हुआ, वो इतने ज्यादा सहम गए। अच्छा, वो भी देख करके काम करता है, देखता है कि किसके ऊपर मेरा प्रभाव ज्यादा रहेगा। वो प्रभाव देखिए, इंसान पे इंसान, जानवर भी प्रभाव देख करके काम करते हैं। और यहाँ के बंदर तो कुछ ज्यादा मन चले हो गए, वो तो ऊपर से कूदते हैं। अरे जब सर आए थे तो वो खेल रहे थे सब स्विमिंग पूल बना के, आप लोग तो देखे नहीं होंगे, चूंकि बातों में उनके डूबे थे। देखो एक बच्चा, ये सब बांदरी सेना ही यहाँ पर सब भरी हुई। बहरहाल हम लोग पठार पे थे, तो 6 पठार हम लोग हुए जो कि यूएसए के थे, ठीक है। हंस लिया करो भाई, जब तक 2-4 मिनट रहे। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं हंसेंगे, अब की भी नहीं हंसेंगे, अब की भी नहीं हंसेंगे, लास्ट में थोड़ा मुस्कुरा के बदला जाएंगे। तो कहते हैं कुछ पानी उनसे पूछो, हम हंसे नहीं। तो ये थोड़ा कठिन काम होता है ऐसे लोगों को हंसा पाना। चलिए दोस्तों, ईरान के बारे में देखते हैं। ईरान का जो पठार है, ईरान का पठार के नाम से ही जाना जाता है। ईरान का पठार, ईरान में ही है आपका। एक और है अनातोलिया का पठार, दोस्तों लिखिए अनातोलिया का पठार। जो इम्पोर्टेंट है वो सारे आप जान लें। अनातोलिया का पठार कोई बताएगा? तुर्की में है। वेरी गुड, जी हाँ, बहुत अच्छा, तुर्की। अगला है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पठार है, सान का पठार। कहाँ पे है सान? ये भारत का हिस्सा रहा है, उसकी बात करिए। अब बताइए, भारत से कितने देश बने हैं, कोई बता पाएगा? एक गाना भी बना है, वो गए वहां, रंगून गए वाला गाना एक है ना, रंगून। बाकी आप लोग जोड़ लीजिएगा आगे पीछे। अरे भाई, आप लोग तो चाहते हैं अपने ही, मतलब अपना घर बसा लेते हैं जैसे मौका मिलता। जो कुछ लोग तो ऐसा बसाए हैं कि आ ही नहीं रहे हैं, आ जाओ, ठीक है। तो सान का पठार कहाँ पड़ता है? म्यांमार। और म्यांमार कभी भारत का भी हिस्सा, जब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था भारत पे, तो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? रंगून गए थे। तो रंगून कहाँ का हिस्सा था? म्यांमार, यानी कि भारत में ही वो हिस्सा ब्रिटिश एम्पायर के अधीन जब था, ब्रिटिश एम्पायर भारत, तो वो भी भारत के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और 1935 में उसको ना हिसाब किताब कर दिया गया, उसका हिसाब किताब नहीं किया उधर, ठीक है। तो एक हिस्सा कहीं कहीं भारत का वो भी रहा है। फिर इसके बाद में तो आप जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में तो देखेंगे तो बांग्लादेश का गठन हुआ है,
ठीक है, तो शान का पठार वहीं से है, ठीक है। शान का पठार म्यांमार, और प्राचीन नाम इसका बर्मा। इसमें बर्मा जी लोग जितने होंगे बस समझ लेंगे म्यांमार का वही नाम था पहले। मैं नहीं जानता कोई है कि नहीं भाई, है बहुत लोग। चलिए अच्छे, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। चलिए आ जाइए आप लोग। मध्य साइबेरियाई पठार, मध्य साइबेरियाई पठार ये कहाँ पड़ता है? रूस में है। साइबेरिया तो रूस में है। मध्य साइबेरियाई पठार दोस्तों रूस। नेक्स्ट है लीबिया का पठार, लीबियाई पठार जिसे कहते हैं। ये लीबिया और मिस्र में विस्तृत है, तो लीबिया और मिस्र कर दीजिएगा, लीबिया व मिस्र। मंगोलियाई पठार, मंगोलियाई पठार कहाँ पड़ेगा? मंगोलिया और चीन में इसका विस्तार है दोस्तों, मंगोलिया और चीन में मंगोलियाई पठार। नेक्स्ट है अबिसीनिया का पठार, अबिसीनिया का पठार ये कहाँ पे है? इथोपिया, अफ्रीका, इथोपिया। हम लोग जो पढ़ते थे जब क्लासेज वगैरह होती थी, कभी मैथ पे बताया जाता, कभी चीज़ें होती थी, तो मैथ ये चीज़ें अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो जाके मैथ में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। दूसरा आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, नई नई चीज़ें भी हो सकता है उसमें से कुछ देखने को मिले। तो सबसे पहले दोस्ती आप किताबों से करिए, किताबों से दोस्ती वो वफादार दोस्ती, बाकी सभी छोड़ के चले जाएंगे, है ना, सभी छोड़ के चले जाएंगे, वही आपके साथ रहेगा। तो पहले वो दोस्ती उसको निभाइए, फिर बाकी सारी दोस्ती चल पड़ेगी, ठीक है, वो सबसे अच्छी है। तो ये आप लोग जा करके मैथ में ज़रूर देखेगा कुछ, है ना। यहाँ मैथ नहीं है, वरना मैं पूछता है कि लोगों से बातचीत नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कर रहे हैं आप लोग। तो चलिए इसमें अबिसीनिया का हो गया, इथोपिया हो गया दोस्तों। आगे है पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार कहाँ पे है? किस देश में? अर्जेंटीना। चलिए अर्जेंटीना, महाद्वीप भी जानिए और देश भी जानिए, और देशों में कहाँ विस्तार है वो भी जानिए, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पिडमान का पठार हो गया, पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना हो गया। ब्राजीलियन पठार तो जाने रहे, ब्राजील होगा। और गुयाना का पठार ये किस महाद्वीप में पड़ेगा? ये कौन कौन से कंट्रीज में आएंगे? बस ये वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, इन सब क्षेत्रों में पड़ेगा आपका, ठीक है, नीचे उसके नीचे। चलिए लिखिए दोस्तों, गुयाना का पठार, वेनेजुएला, गुयाना, कमा लगाते हुए लिखिए, 2-3-4 कंट्री हैं, वेनेजुएला, गुयाना, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। मांटोग्रासो या माटोग्रासो, मांटोग्रासो अगला पठार है। माटोग्रासो या मांटोग्रासो, बताओ कहाँ पे है? बिल्कुल सही, मांटोग्रासो ब्राजील है दोस्तों। अब बोलीविया का पठार, ये बोलीविया में ही है। कोतावर का पठार कहाँ पे है? कोतावर, कोतावर का पठार पाकिस्तान, कोतावर का पठार बेटा पाकिस्तान।
कोरात का पठार, कोरात, कोरात, कोरात का पठार थाईलैंड। और एक बहुत बढ़िया मैं पूछने जा रहा हूं आपका, मसेटा का पठार, मेसेटा या मसेटा, कहते मेरा मेसेटा कहते मसेटा, मसेटा या मेसेटा, मसेटा या मेसेटा, मसेटा या मेसेटा का पठार जो है वो कहाँ है आपका? स्पेन। और स्पेन बिल्कुल सही आपका जवाब है। इसे और कौन से प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइबेरिया का प्रायद्वीप का नाम सुने? आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप इसी पठार पर है, मसेटा, आइबेरिया का। पुर्तगाल का नाम देखे हैं, पुर्तगाल और स्पेन देखे हैं मैप में आप, तो पुर्तगाल और स्पेन जो है उस प्रायद्वीप को ही कहा जाता है आइबेरिया का प्रायद्वीप, और उस पर ही स्पेन स्थित है। ठीक है, तो वो जो जैसे हम लोग हैं क्या दक्षिण की हमारा क्या है प्रायद्वीपीय पठार है ना, उसी तरह से वो भी आपका पठार है। कौन सा? मसेटा का पठार, जो कि इसमें है आइबेरिया, आइबेरिया प्रायद्वीप कहलाएगा। उस पर देश कौन सा स्थित है? पुर्तगाल और स्पेन। वैसे स्पेन माना जाता है, स्पेन। आइबेरिया प्रायद्वीप लिखना, मसेटा का पठार डैश करके लिखिए आइबेरिया प्रायद्वीप इन ब्रैकेट स्पेन। चलिए अगला करिए चिया पास पठार, चिया पास पठार, चिया पास कहाँ पर है? चिया पास कहाँ पे है? दक्षिणी मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ करते हैं? अमेरिका में। कितने देश हैं अमेरिका में? 3 देश हैं। कौन कौन से? कनाडा है और यूएसए है और तीसरा ये मैक्सिको। चलिए चिया पास याद हो गया होगा आप लोगों को। अगला है जाडो का पठार, जाडो का पठार, ये पूर्वी नाइजीरिया में पड़ता है। जाडो नाइजीरिया में पड़ेगा, अफ्रीकी कंट्री, और इसको 2006 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, तो जरूरी समझें तो दिमाग में रख लीजिए। जाडो का पठार नाइजीरिया या पूर्वी नाइजीरिया, 2006 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और एशिया माइनर का पठार कहाँ पड़ता है? तुर्की, तुर्की। एशिया माइनर तुर्की। लारेशिया का पठार, नेक्स्ट है लारेशिया का पठार, कहाँ है वो दोस्तों? कनाडा। अगला है बोरबोरगा, बोरबोरगा का पठार बताते हैं। जी हाँ, ब्राजील, वेरी गुड, बढ़िया। बोरबोरगा का पठार जो है ब्राजील में है। अगला दोस्तों तकला मकान पठार कहाँ है? तकला माकन, तकला मकान या कहेंगे तकला माकन वैसे होना चाहिए, तकला माकन पठार, तकला मकान या माकन, तकला माकन या तकला मकान, ये पठार कहाँ पड़ेगा आपका? चीन, चीन है। और दक्कन का पठार? हाँ भाई बोल दो।
अहागर का पठार, अहागार का पठार, अहागार ऐसे रहेगा, अहागार का पठार। कहाँ पर है अहागार का पठार? अल्जीरिया और लीबिया में है ये, तो अल्जीरिया और लीबिया कर लीजिएगा, अल्जीरिया और लीबिया। चलिए ये सब हो गया। तो इसके अलावा आपका है तासिली, तासिली पठार, तासिली, तासिली पठार, ये अल्जीरिया में है दोस्तों, तासिली पठार अल्जीरिया में है। अगला है किम्बरले का पठार, किम्बरले, किम्बरले, ये ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, किम्बरले, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका। उबांगी का पठार, उबांगी, ये मध्य अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में है। उबांगी का पठार सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, उबांगी का पठार। बाई का पठार, बाई, बाई, बाई का पठार जो है अंगोला में है, बाई का पठार अंगोला। अगला है दोस्तों आदामावा, आदामावा, आदा नहीं अदामावा, आदामावा का पठार, आदामावा पठार। ये नाइजीरिया में आपका पड़ता है, अदामावा का पठार नाइजीरिया। और लुएस का पठार ये तो आप जानते होंगे, चीन, लुएस का पठार चीन। पुतावर का पठार जो होता है वो पाकिस्तान में है और लुएस का पठार चीन में है। और जान लीजिए उजाड़ का जो पठार है यूएसए का, ये किसके लिए? सीसा और जस्ता के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ दिखा दे रहा हूँ, फटाफट लिख लीजिए एक लाइन में से। तो उजाड़ का जो पठार लिखा है, अगर चाहे तो वहीं आगे लिख सकते हैं। उजाड़ का आप लोग देख रहे हैं तो वहीं लिख लीजिए। उजाड़ का पठार जो है ये जस्ता और सीसा के लिए फेमस है, सुविख्यात है, विश्वविख्यात है सीसा और जस्ता के लिए। और जाम्बिया में स्थित कटंगा का पठार जो है, कटंगा लिखे है ना? हाँ नहीं लिखा तो लिख लीजिए, कटंगा का पठार ये जाम्बिया में पड़ता है, जायरे जाम्बिया में पड़ता है, अफ्रीकी कंट्री है। कटंगा का पठार ये जाम्बिया कंट्री, जायरे डैश जाम्बिया कर लीजिएगा तो दोनों में मिल। पठार वगैरह देखिए क्या होते हैं ना, कभी कभी एक ही कंट्री में होते हैं, कभी कभी सीमाएं लगा के दो दो देशों में, तीन तीन देशों में इनका विस्तार होता है। तो इस आधार पर ऐसे है। जायरे जाम्बिया है कटंगा का पठार। ये आपका किसके लिए फेमस है? कोबाल्ट और तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, कोबाल्ट और तांबे के लिए। IAS एग्जाम आया हुआ है, IAS एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसके लिए फेमस है, तो कोबाल्ट और तांबे के लिए। और औजार के बारे में भी पूछा है, जस्ता और सीसा या सीसा और जस्ता के लिए है। और एक बात आप जानते हो, वे जो ठंडी जलवायु वाले जो पठार क्षेत्र हैं वो क्या हो जाएंगे? ठंडी जलवायु वाले जो पठारी क्षेत्र हो जाते हैं। ठंडी जलवायु जहाँ पर होगी वहाँ पर क्या होगा? कुछ भी हो, चाहे पठार हो चाहे मैदान हो, सब बर्फीले हो जाएंगे। तो बर्फीले हो जाएंगे तो रेगिस्तान हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा इस तरह से कोई प्रश्न आता है आपके सामने कि ठंडी जलवायु वाले पठार कैसे होते हैं, तो मरुस्थल होते हैं।
ठंडी जलवायु के पठार जो होंगे वो कैसे होंगे, मरुस्थल। क्योंकि ठंडी जलवायु चाहे मरुस्थल में, चाहे मैदानों में हो, पठार हो चाहे मैदान हो, सब जगह मरुस्थल ही होगा ठंडी जलवायु। लद्दाख आप देखिए ना, लद्दाख का नाम तो सुने होंगे, अपने देश में पड़ता है वो, है ना। तो लद्दाख के बारे में देखेंगे क्या हो, रेगिस्तान ही है, शीत रेगिस्तान। लद्दाख की घाटी है, ठीक है। और भारत का रूर किसे कहा जाता है दोस्तों, किस पठार को, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। तो जिसको नहीं पता वो लिख सकता है, छोटा नागपुर पठार भारत का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। और ये जान लीजिए कि पठारों में मूल रूप से खनिजों के भंडार होते हैं। जैसे आप लोगों ने धारवाड़ करम की चट्टानें देखी, जितने सोने की खदानें आपके यहाँ भारत में हैं, वो कहाँ है सब, कर्नाटका वगैरह के क्षेत्रों में आपका है। कोलार, हड्डी वगैरह के नाम सुने होंगे आप लोग। तो वो जब हम लोग खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, भारत में आएंगे, तो वहाँ आगे हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोगों को जो चीज़ ज्ञान पहले से है उसके आधार पर देखें तो पठारी क्षेत्र खनिज संपत्ति, तो विश्व का कोई भी क्षेत्र है अगर पठारी क्षेत्र है वो खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र होता है, ठीक है। उसी में ही सारी चीज़ें पाई जाएंगी, यानी जो भी खनिज होगी, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं पठारी क्षेत्रों में। तो कोई भी चाहे आप पर्वत, पठार और मैदान, तीन संरचनाएं आपको मिलेंगी। तो पर्वतों में तो नहीं, मैदानों में तो आप जानते हैं निम्न भूमि होती है, उसमें हमेशा क्या होता है कि मिट्टियाँ, नदियाँ उसी क्षेत्र में मैदानों में ही प्रवाहित होती है। पठारों से निकली चाहे पहाड़ी से नदियाँ निकलती हैं तो कहाँ जाएंगी वो, तो उसी में आपकी जाएंगे वो। तो पठारों के बारे में जो है, पठारों से या पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं कहाँ जाती है, मैदानों में जाती हैं। तो मैदानों में मोस्टली क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, मैदान जो है पट जाता है और हज़ारों वर्षों में कुछ किलोमीटर की ऊंचाई हो जाती है, 2, 4, 6, 8, 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई हो सकती है। जैसे हम लोग जिन क्षेत्रों में हैं बताया जाता है, NCERT कुछ और आंकड़े बताती है और नॉर्मली आंकड़े जो हैं लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर मोटी परत के ऊपर। सोचिए कितना गड्ढा रहा होगा, है ना। आसपास के क्षेत्र में ये सत्य भी लगता है, एक तो खुदाई से पता चलता है, वो साक्ष्य भी होते हैं। और आसपास की जगहें देखिए कितने गड्ढे रहते हैं, समय के साथ सब भर जाते हैं। आपने बचपन में देखे होंगे और 5-6 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में काफ़ी गड्ढे समतल हो गए। तो कुछ नेचुरली तरीके से होते हैं, कुछ कृत्रिम तरीके से। तो हालांकि मैदानी जो क्षेत्र है वो नेचुरल तरीके से ही पहले, अभी तो बरसात वगैरह कम हो गई, जब बरसात अच्छी होती थी तो मृदा की और ज़्यादा अच्छी कटान होती थी, तो ऐसी चीज़ों का निर्माण होता था। चलिए अच्छा, ये पूछा गया है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किस पठार को नाम दिया जाता है, तो पेंटागोनिया के पठार को दिया जाता है। तो लिख लीजिए भी, दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार की संज्ञा या उपमा पेंटागोनिया के पठार को दी जाती है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मैदान के बारे में। हेडिंग कर लीजिए प्लेन, मैदान के बारे में मैदान देखेंगे। और पर्वत और पठार आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब उम्मीद हमारी ये है कि आप लोगों से ये क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ी अपेक्षा ये है कि कल मैदान पढ़ेंगे और मैदानों के बाद थोड़े से प्रश्नों के भी जवाब आप लोग। अच्छा यार, दूरिया हो बांधना बंद कर दिया, तो जैसे मौका नहीं मिला बांधना शुरू। सत्संग खत्म हुआ कि बस उसके बाद में अपना इसी नाते कभी गणमान्य व्यक्ति लोग कभी बीच में नहीं आते या पीछे नहीं आते। कुछ लोग अपना ही सभा बनाए। अच्छा ये बताइए आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्यों मुख्य अतिथि बाद में नहीं आते, कुछ कारण होगा बताओ। मुख्य अतिथि बाद में क्यों नहीं आते?
जैसे सभा खत्म, मान लो अगर कोई सभा बनाएगी 2 से 4 बजे मुख्य अतिथि क्यों नहीं आते, और जब आते भी हैं कभी कभी बाई ट्रेन कोई लेट हो जाता है तो गुस्सा के जाते हैं। अक्सर आप देखिए कहीं पे भी जब जनसभा में लेट पहुंचते हैं तो क्या होता है, जैसे वो मंच पकड़ते हैं तैसे आधे लोग घर जा रहे होते हैं, नहीं? और जैसे शुरू में आते हैं तो शुरू में क्या रहता है कि जैसे पहुंचे रहते हैं तो उपस्थित नहीं रहते हैं। जैसे इतनी भीड़ है उसमें उसका जो साइकोलॉजिकल कारण जो मुझे समझ में आया और यही होता ही है कि जैसे होता क्या है कि सब लोग तुरंत आए होते हैं तो उनको पता नहीं होता है यहाँ क्या क्या होगा, ठीक है? तो जैसे 20, 25, 30 लोग कुछ देखने शुरू करते हैं तो बाकी लोग उनको देखने चले जाते हैं, आखिर देख क्या रहे हैं। तो अगर कोई अच्छी बात हो रही होती है तो पूरी सभा सदन वहाँ उपस्थित होता है, नहीं तो जैसे अभी हुआ है ना कि जैसे मैं कहने वाला था याद करने वाले, तो आधा लोग अपना साफ उफ कर रहे हैं, पेमेंट बंद कर रहे हैं, सब अब काम खत्म हो गया, चलो निकल रहे अपने बढ़िया बिस्तर सीमेंट लिए। तो बढ़िया बिस्तर सीमेंट के साथ दिमाग खोले रहिए कि थोड़ा याद करिए। और एक बात और, जैसे जो क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कराते हैं उसमें थोड़ा सा अपने दिमाग को तकलीफ दे दीजिए, जो पढ़ना चाहते हैं वो उनके लिए बात है, और पढ़ने के लिए सभी बैठे हैं। तो उसमें थोड़ा सा जवाब भी आप लोग पार्टिसिपेट 2-4 लोग जैसे क्वेश्चंस की कुछ कराते हैं ना ज्योग्राफी में हम लोग, तो ज्योग्राफी की इन सब प्रश्नों की जो श्रृंखला कराते हैं उस पर तुम लोग देख लिया, कोरियर नहीं जाएगा स्पेशल नाम से आप लोगों के कि हम आपके नाम से कोरियर जाएगा। जिनको पढ़ना है वो जानते हो क्या क्वेश्चन कठिन भले हो जो उस पर हम लोग हम करा रहे हैं उसमें स्पेशली वो यही है, एक सीक्वेंस में अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा आपका पूर्व ज्ञान और जो तेज है उनको तो बिल्कुल उसमें शामिल होना चाहिए, उससे क्या होगा रिवीजन हो जाएगा, है ना? और बहुत सख्त प्रश्नों की श्रृंखला रहती है, तो अगर अपना हित चाहते हैं तो उसको शामिल हो जाएं, कहीं पे भी देखते रहें, और नए बच्चे हैं वो भी उसको देखें, एक्सप्लेनेशन बेहतर रहता है तो उससे थोड़ा आप लोगों का हित हो रहे हैं। तो सभी लोग अपेक्षा की जाती है कि पढ़ लीजिए थोड़ा सा, उसी अपनी व्यस्तताओं में से खाना बना रहे हैं, जैसे बच्चियों का काम खाना वगैरह बनाना शाम का है, लड़के हैं तो वो कितने भी आप तेज हैं एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वगैरह बहुत बेहतर तरीके से कोशिश की जाती है करने की, और बाकी अपनी खुद की स्टडी भी अपडेट करते रहिए, ठीक है? तो कल हम लोग पठारों के बारे में भी कुछ सवाल आप लोगों से करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब देंगे। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।